तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आरएसी और सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और गेट से रिलेटेड। उसके बाद फिर जो रेगुलर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं यूपीपीएससी एई हो गया और ईएससी एसएससी जेई पीएसयूज, तो जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आरएसी में हमको ये देखना है कि बेसिक जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लगा रहता है अपना इवोपरेटर और इसके बाद लगा रहता है कंप्रेसर के बाद लगा रहेगा कंडेंसर और कंडेंसर के बाद यहाँ पर रहेगा एक्सपेंशन वाल्व। तो इस तरीके से चीज़ें लगी रहती हैं। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि अगर सीओपी हमको निकालना है हीट पंप के लिए, तो हीट पंप देखिए यहाँ पर हीट एडिशन होगा इवोपरेटर में और कंप्रेसर में हमको वर्क इनपुट करना पड़ेगा कंप्रेसर में, और हीट रिजेक्शन होगा कंडेंसर में क्यों रिजेक्शन होगा। इसमें पूछता है बहुत बार कि हीट रिजेक्शन रेशियो, तो हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, जितना कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करेगा अपॉन रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट, मतलब क्यू इनपुट। तो क्यू इनपुट किस में हो रहा है, इवोपरेटर में। ये हो गया। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमको सीओपी इंक्रीज करना है, तो जो टेम्परेचर लिमिट है, कंडेंसर एक टेम्परेचर पे रहेगा, एक इवोपरेटर पे, दोनों की जो लिमिट होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो कम रखना है। अगर यहीं पर हमारा इंजन लगा होता तो इंजन में ध्यान रखिए जो दोनों डिफरेंस है वो हम लोग ज़्यादा रखते हैं, तो इंजन का डिफरेंस ज़्यादा रखना है और कंप्रेसर का जो डिफरेंस है डेल्टा टी कम रखना है और इसका डेल्टा टी हमको ज़्यादा रखना है। इंजन के लिए जब हमको ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो डेल्टा टी ज़्यादा रखेंगे, सीओपी में ज़्यादा सीओपी चाहिए तो डेल्टा टी कम रखेंगे। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कंडेंसर है, उसका जैसे कि वो हीट बाहर रिजेक्ट करेगा, तो बाहर का टेम्परेचर सपोज करिए फिक्स है 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है TL, जिसको कि हम इवोपरेटर टेम्परेचर बोलते हैं। सपोज करिए आपने एसी लगाया है, तो एसी लगाएंगे तो कितना रहेगा, अप्रोक्स 5 to 6 डिग्री रहेगा। यहीं पर आप रेफ्रिजरेटर लगाएंगे तो उसका टेम्परेचर रहेगा -10 डिग्री। तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा है मतलब सीओपी उसका कम हो जाएगा। कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर का सीओपी कम होता है एज कम्पेयर टू सीओपी ऑफ एसी। तो एसी का सीओपी ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर से। इस तरीके से ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। फिर सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, जितना QH अपॉन QH माइनस QL। इसी तरीके सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा QL अपॉन QH माइनस QL। फिर अगर आपको इंजन का इफिशियंसी दिया है तो 1 अपॉन इफिशियंसी करेंगे तो सीओपी आ जाएगा पंप का, और -1 कर देंगे तो सीओपी आ जाएगा किसका, रेफ्रिजरेटर का। फिर उसके बाद 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है 3.5 किलोवाट। बहुत बार ये सवाल आता है 210 किलो जूल पर मिनट और 50 किलो कैलोरी पर मिनट। 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.186 जूल। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। फिर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है कि 24 घंटे में आप 0 डिग्री सेल्सियस में आइस आपको बनाना है 1000 kg आपको आइस बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो कितनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी 24 घंटे में, उसी को बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, तो MV अपॉन MV प्लस ML, मतलब जितना वेपर का कंटेंट है अपॉन वेपर प्लस लिक्विड का कंटेंट। उसके बाद VARS में चलते हैं। तो देखिए VARS में हमने पहले ही जो ग्राफ बनाया था वो VARS का था। तो यहाँ पर इवोपरेटर हो गया, यहाँ पर हीट ऐड कर रहे हैं हम, क्यू इनपुट हो रहा है, ये कंडेंसर है, क्यू रिजेक्शन हो रहा है, ये कंप्रेसर है, इसमें हम वर्क इनपुट दे रहे हैं, ये थ्रोटलिंग हो रहा है, हाईली इरिवर्सिबल रहता है। तो थ्रोटलिंग हाईली इरिवर्सिबल है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। थ्रोटलिंग में दो तीन चीज़ें और ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम लोग थ्रोटलिंग ही क्यों यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिंग डिवाइस क्यों नहीं यूज़ करते, एक्सपेंडर क्यों नहीं यूज़ करते। तो देखिए एक्सपेंडर सबसे पहली बात तो वर्क करेगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में वर्क करेगा, और हम एयर का जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमको वर्क डन मिलता है, वर्क डन काफ़ी मिलता है, तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से हम वहाँ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिक्विड स्टेज में है तो कोई वर्क ज़्यादा मिलेगा नहीं, कोई यूज़ नहीं है। और वहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस क्यों नहीं यूज़ करते, एक्सपेंशन वाल्व क्यों नहीं यूज़ करते, जैसे कि अगर एयर के केस में होता है, एयर रेफ्रिजरेशन में हम लोग एक्सपेंडर क्यों नहीं यूज़ करते, इस वजह से क्योंकि
एक्सपेंशन डिवाइस जो रहेगा, एक्सपेंशन वॉल्व रहेगा, उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी और डेल्टा पी का जो डिक्रीज है वो नहीं मिलेगा हमको। टेम्परेचर जो डिफरेंस चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे रह जाएगा, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होता है। तो इस वजह से वहां पर हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर यूज करते हैं, ना कि एक्सपेंशन वॉल्व जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, थ्रॉटलिंग वॉल्व वहां पर नहीं यूज करते। तो इस तरीके से ये दो चीजें हैं। फिर यहाँ VARS में हमको COP निकालना है, तो COP हो जाएगा H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, तो ये COP हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। देखिए वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी में दो तीन चीजें ध्यान रखिए। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी हमेशा होता है कि कितना एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री हो रहा है अपॉन सिलेंडर का डायमेंशन। सिलेंडर का डायमेंशन मतलब सिलेंडर में जो जितना स्ट्रोक वो सक्शन कर सकता है, तो वो हो जाएगा आइडियल, और ऊपर जितना एक्चुअली में सक्शन कर रहा है तो वो हो जाएगा एक्चुअल। ध्यान रखिए कि हमेशा क्वेश्चन वगैरह में एक्चुअल निकालना रहता है, जाहिर सी बात, सॉरी एक्चुअल दिया रहता है, क्योंकि एक्चुअल कितना है ये आप मशीन वगैरह लगाएंगे, डिवाइस लगाएंगे, उससे पता चलेगा, तो आपको एक्चुअल दिया रहेगा। बेसिकली आपसे पूछेगा डी या एल। तो फिर यहाँ पर कई बार पूछता है कि क्या इंक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होगी। तो देखिए अगर आप पीएच ओवर पीएल, तो पीएच ओवर पीएल आप इंक्रीज करोगे तो इफिशियंसी डिक्रीज होगी। सी की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होगी। आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होगी। आप इनपुट टेम्परेचर टी इनपुट आप कम करोगे तो इफिशियंसी डिक्रीज होगी। तो ये सारे केसेस में इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर वेट कंप्रेशन के लिए दिया हुआ है, तो अगर वेट कंप्रेशन हम कर रहे हैं तो वेट कंप्रेशन से क्या क्या नुकसान है। देखिए वेट कंप्रेशन होता क्या है, जैसे कि ये आपका डोम शेप है TS डायग्राम में, इस तरीके से वेट कंप्रेशन करने का मतलब पहले हम ऐसे कंप्रेस कर रहे थे, ठीक ना, इस तरीके से कुछ कंप्रेस हो रहा है। वेट कंप्रेशन का मतलब है कि यहीं से कंप्रेशन हम कर रहे हैं, ये वेट कंप्रेशन में हम यहाँ से कंप्रेस कर रहे हैं, वेट रीजन से ही। ये तो ड्राई सेचुरेटेड रीजन हो गया ना, यहाँ से अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इसको वेट कंप्रेशन बोलते हैं। इससे होगा क्या, रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले इतना था, अब रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट इतना ही मिल रहा है, तो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट वॉश अवे, लुब्रिकेंट को वॉश कर देगा, वियर एंड टियर हो जाएगा, डैमेज करेगा, तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद कैसे COP वगैरह इंक्रीज होगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप इवोपरेटर प्रेशर आप कम करेंगे, इवोपरेटर प्रेशर यहाँ था, हमने इसको कम किया और नीचे आए तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से कुछ जा रहा था तो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट कम हो गया है ना, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। और जो वर्क इनपुट था, तो पहले वर्क इनपुट इतना देना पड़ रहा था, H1 माइनस H3 इतना था, अब इतना हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो वर्क इनपुट इंक्रीज हो गया, रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट डिक्रीज हो गया, तो COP डिक्रीज हो जाएगा। और COP डिक्रीज हुआ, PH ओवर PL इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा। इतना कुछ ना भी करते तो भी सीधे पता चल जाता। कैसे, मैंने पहले ही बताया है कि अगर दो लिमिट टेम्परेचर की इंक्रीज आप कर रहे हो तो COP डिक्रीज होगा, तो COP डिक्रीज हो जाएगा, रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, वर्क इनपुट इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद अगर आप सुपर हीटिंग करते हैं, तो सुपर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, सुपर हीटिंग इन इवोपरेटर में अगर हम लोग सुपर हीटिंग करते हैं तो पहले इतने पर से रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट ऐसा कुछ मिल रहा था, हमने सुपर हीटिंग कर दिया, मतलब अब कुछ ऐसा बनेगा। देखिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरीके से रहती है, तो हमने यहाँ से अब ऐसा कुछ किया है, तो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट ये बढ़ गया ना, रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। वर्क इनपुट बढ़ेगा, वर्क इनपुट बढ़ेगा कैसे, देखिए वर्क इनपुट इज ए फंक्शन ऑफ मेनली टेम्परेचर इनपुट, तो टेम्परेचर इनपुट जब बढ़ जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो वर्क डन बढ़ जाएगा। आप इसके पहले भी पूछ सकते थे कि जब हमने प्रेशर कम किया तो वर्क इनपुट क्यों नहीं बढ़ा था, इसके ऊपर वाले केस में। तो देखिए उसमें ये था कि यहाँ मतलब इसमें तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, TS में ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर वर्क इनपुट बढ़ क्यों रहा है। देखिए वर्क इनपुट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इनलेट कब होता है, जब वो ड्राई नहीं सुपर हीटेड स्टेट में रहे, मतलब एयर वाले इधर पहुंच जाए, इस रीजन में रहेगा, तब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इनपुट मतलब ज़्यादा डिपेंड करेगा, नहीं तो उसमें प्रेशर भी डिपेंडेंट था। तो ये चीज़ें हैं, आपको पहले से पता भी होंगी। फिर
अब रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, वर्क इनपुट भी इंक्रीज हो रहा है, सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन रेफ्रिजरेंट। तो अगर आप R12 इंक्रीज करोगे तो सीओपी इंक्रीज होगा, NH3 इंक्रीज करोगे तो NH3 यूज करोगे तो सीओपी डिक्रीज होगा। देखिए यही बात कर लेते हैं NH3 और R12 के बारे में। तो देखिए NH3 कम्प्लीटली इमिसिबल है, R12 कम्प्लीटली मिसिबल है, मतलब ये पूरी तरीके से लुब्रिकेंट वगैरह में घुल मिल जाएगा और ये घुली मिलेगा नहीं। NH3 को चेक करने के लिए किससे चेक करते हैं? तो देखिए NH3 चेक होता है सल्फर स्टिक से। सल्फर स्टिक से अगर लीकेज है तो सल्फर स्टिक से NH3 को चेक कर सकते हैं। फिर सब कूलिंग अगर करते हैं कंडेंसर में, तो देखिए कंडेंसर में अगर हमने सब कूलिंग किया कुछ इस तरीके से था, यहाँ हमने सब कूल कर दिया, मतलब यहाँ पहुँच गए, ठीक ना। पहले ऐसे कुछ था, अब ऐसे है, तो इससे रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। वर्क इनपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी यहाँ से हम यहाँ से जा रहे थे, अब भी इसी तरीके से हैं, तो वर्क इनपुट कांस्टेंट है, सीओपी इंक्रीज होगा क्योंकि रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ। फ्लैश चैम्बर का क्या यूज़ है? देखिए फ्लैश चैम्बर का यूज़ हम अगर करते हैं तो इवोपरेटर की जो साइज है वो डिक्रीज होता है, सीओपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर इम्प्लाइज दैट, देखिए अगर आप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमेशा ध्यान रखें कि हीट एक्सचेंजर अगर आपने इधर यूज किया तो हीट एक्सचेंजर आप इधर भी यूज करेंगे। कहने का मतलब कि जो हीट यहाँ पर हमको मिल रहा था उसी को हम यूज करेंगे इधर गर्म करने में, तो इस वजह से जो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट रहता है उसको यही लेंगे। रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट 1 और 2 है तो H1 माइनस H2 ही होगा, ना कि हम 3 में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर सुपर हीटिंग करेंगे तो जाएंगे, या फिर सब कूलिंग करेंगे तो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट नहीं इंक्रीज डिक्रीज होता, ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर कास्केट रेफ्रिजरेशन में हम दो साइकिल को यूज करते हैं, दोनों साइकिल को हीट एक्सचेंजर के थ्रू जोड़ देते हैं, तो ये कास्केड है और इसका सीओपी होता है COP1 इंटू COP2/1 प्लस COP1 प्लस COP2। बहुत बार पूछता है ईटा इज इक्वल्स टू ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2, ये UPPSC AE 2020 में भी आया था। अगर हम दो इंजन को जोड़ रहे हैं सीरीज में, ठीक ना, इस तरीके से हमने दो इंजन को जोड़ रखा है, इस तरीके से दो इंजन को जोड़ रखा है, तो अगर हमको सेम वर्क डन चाहिए तो जो T2 टेम्परेचर होगा, इसका T2 टेम्परेचर ये 1 और 3 का मीन होगा। लेकिन अगर सेम इफिशियंसी चाहिए तो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लेना है। फिर रेफ्रिजरेंट में चलते हैं, तो देखिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है R11, 12, 22, 134A NH3। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है H2 और ब्राइन। इसका फार्मूले में, तो देखिए फार्मूले में कुछ नहीं करना रहता, जिसमें कि दो वर्ड है, जैसे कि 22 है ना, दो संख्या है, तो इसमें क्या करना है, जो सबसे पहली संख्या है -1 करेंगे तो हाइड्रोजन एटम बताएगा। जैसे यहाँ 2 है तो मतलब एक हाइड्रोजन है। लास्ट का जो टर्म है वो बताएगा क्या, फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन है। अब 2 ही लेटर है ना, तो मतलब एक कार्बन था, 2 लेटर मतलब एक कार्बन। और अब देखिए टोटल 5 होना चाहिए, समेसन टोटल इनका 5 होना चाहिए, तो 2 1 3 1 4, टोटल 4 है, मतलब एक क्लोरीन होगा। तो ये इसका फार्मूला बन गया। इसी तरीके से R12 का भी देख लेते हैं। 1 है मतलब हाइड्रोजन कितना होगा, 0, मतलब हाइड्रोजन होगा ही नहीं। यहाँ पर 2 है मतलब फ्लोरीन 2 होगा। 2 लेटर है, 2 संख्या है, सॉरी 2 संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सी रहेगा। अब इसी तरीके से अगर R 122 होता तो C2 लेते, मतलब 2 है तो मतलब 1 C लेना है, तो 2 1 3, टोटल एक कार्बन हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया, टोटल हमको 5 लेना रहता है, तो 2 1 3 मतलब 2 हो जाएगा क्लोरीन। तो इसका फार्मूला बन गया CF2Cl2, ठीक ना। तो इस तरीके से हम फार्मूला सीधे बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 लेटर का रहेगा, जैसे कि सपोज करिए कि R 112, ठीक ना, तो R 112 का क्या मतलब है, R 112 का मतलब है कि सबसे पहले लेटर को छोड़ देना है, जो सेकंड वाला लेटर है -1 करेंगे तो हाइड्रोजन बताएगा, तो यहाँ H0 हो गया। लास्ट वाला लेटर फ्लोरीन बताएगा। तीन संख्याएं हैं मतलब C2 होगा। तो अब टोटल इनका समेसन 8 होता है, जैसे इनका समेसन 5 था तो इनका 8 होगा, तो 2 2 4 मतलब 4 क्या होगा, क्लोरीन। तो ये फार्मूला हो गया C2F2Cl4। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। क्लोरीन अटैक्स द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर, तो कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्ट्रेटोस्फियर में, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन प्रोटेक्ट द यूवी रेडिएशन। उसके बाद
इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो उनका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसी को लिख देंगे 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। जैसे NH3 है तो टोटल वेट होगा 17, तो 717 इस तरीके से इनका होता है। देखिए अब रेफ्रिजरेंट में कुछ चीज़ें हमको रिक्वायर्ड रहती है, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब है कि वो जल्दी ही वेपर फेज मतलब उसमें ना पहुंच जाए कि हमने उसको कंप्रेस किया तो क्रिटिकल टेम्परेचर में हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि लिक्विड फेज में है कि वेपर में है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर उसका हाई है रहना चाहिए। स्पेसिफिक हीट वेपर साइड में लिक्विड साइड में कम रहना चाहिए, वेपर साइड में ज़्यादा रहना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट लिक्विड साइड में कम रहना चाहिए, वेपर साइड में ज़्यादा रहना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा रहना चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा रहना चाहिए, और कंडेंसर प्रेशर मॉडरेट, कंप्रेशन रेशियो इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट कम रहना चाहिए, बहुत कम रहना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट कम रहने का क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करिए आप NH3 वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अब हमको कम टेम्परेचर में ही हम यूज़ करते हैं इवोपरेटर को, पता चला 10, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर ज़्यादा रहेगा तो 10 ही में वो एकदम जम गया। जब जम जाएगा 10 ही में तो कैसे कूल करेगा, वो वाल्व वगैरह को चोक कर देगा। इसी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत कम रहता है। जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा -43, तो हम यूज़ कर सकते हैं -10, -12, -20 तक यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। तो फ्रीज नहीं होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम रहना चाहिए। कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर कम रहना चाहिए। तो ये हमको मेन ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि NH3 को हम कॉपर के लिए नहीं यूज़ करेंगे, वो दोनों रिएक्शन कर लेगा। तो इस वजह से NH3 को यूज़ करेंगे रॉट आयरन में के केस में, और फ्रीऑन को यूज़ करेंगे कॉपर के केस में। फिर NH3 हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। हमने पहले ही बताया कि NH3 बहुत टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल है। ऑयल सेपरेटर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द कंप्रेसर एंड कंडेंसर। ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड इफ रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर कंप्लीटली immiscible at the pressure and temperature। तो सेंसिंग बल्ब इज इंस्टॉल्ड एट द एग्जिट ऑफ इवोपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। सेंसिंग बल्ब इज इंस्टॉल्ड एट द एग्जिट ऑफ इवोपरेटर। लीक डिटेक्शन, तो देखिए फ्रीऑन के लिए हमने पहले ही बताया हाईलाइट टॉर्च मेथड है, और लाइट चेंज होता है ब्लू से ब्लूइश ग्रीन में। सॉफ्ट बबल टेस्ट है। अमोनिया के लिए सल्फर स्टिक मेथड है, और SO2 के लिए अमोनिया स्वैब टेस्ट है। अमोनिया स्वैब टेस्ट उसी तरीके से जिस तरीके से पंचर लोग बनाते हैं तो उसमें लगा देते हैं तो बुलबुले छोड़ने लगता है, उसी तरीके से लगभग। R11 देखिए लार्ज एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज़ करते हैं। R12 डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये ध्यान रखना है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है डोमेस्टिक में, और हमको जैसे कि चाहिए 200 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 300 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद फिर R22 यूज़ करते हैं विंडो एसी में। NH3 कोल्ड स्टोरेज प्लांट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है NH3 कोल्ड स्टोरेज प्लांट। ब्राइन मिल्क चिलिंग प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और CO2 डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ फूड, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान रखिए। एयर गैस लिक्विफिकेशन, ये भी 3-4 बार आ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखना है। एयर के लिए गैस लिक्विफिकेशन और एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होता है। ये SSC JEE में पर्टिकुलरली कई बार पूछा जा चुका है। एजोट्रॉप क्या होता है, एजोट्रॉप होता है कि डिफरेंट मिक्सचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट विच बिहेव्स लाइक प्योर सब्सटेंसेस, देयर डेजिग्नेशन स्टार्ट्स विथ R500। तो ये एजोट्रॉप है, R500 से उसका डिग्नेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे इवोपरेटर में हीट ऐड होगा, उसके बाद ये VARS साइकिल है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है वहाँ हम VARS साइकिल यूज़ कर लेंगे। यहाँ मेनली कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया गया है। कंप्रेसर को रिप्लेस किससे किया है, एब्जॉर्बर से और जनरेटर से, मेनली यही दो हैं। तो ऐसे ध्यान रखिए कि हीट ऐड होगा इवोपरेटर में, रिजेक्ट होगा एब्जॉर्बर में, फिर ऐड होगा जनरेटर में, फिर रिजेक्ट होगा कंडेंसर में। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो टोटल हीट एडिशन मतलब Q इवोपरेटर प्लस Q जनरेटर इज इक्वल्स टू टोटल हीट रिजेक्शन। टोटल हीट रिजेक्शन मतलब Q एब्जॉर्बर प्लस Q कंडेंसर। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक ये चीज़ याद रखना है। दूसरा ये ध्यान रखिए कि हमने एब्जॉर्बर लगाया, एब्जॉर्बर पंप किया, पंप करेगा तो जनरेटर में जाएगा, जनरेटर से और एनालाइजर लगा रहेगा जनरेटर के बाद, उसके बाद फिर रेक्टिफायर रहेगा,
रेक्टिफायर के बाद कंडेंसर रहेगा, कंडेंसर के बाद यहाँ पर लगा रहता है रिसीवर। और इन सब का काम क्या है, तो देखिए एनालाइजर करता है डिहाइड्रेशन, और एनालाइजर के बाद लगा रहेगा यहाँ पर रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, देखिए रेक्टिफायर ट्रेसेस ऑफ वाटर पार्टिकल कंप्लीटली, ध्यान रखिए ट्रेसेस ऑफ वाटर पार्टिकल, जैसे यहाँ पर से अगर वाटर पार्टिकल निकल जाते हैं तो कंप्लीटली उसको हटाने के लिए रेक्टिफायर रहेगा, ट्रेसेस ऑफ वाटर पार्टिकल कंप्लीटली। उसके बाद कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर के बाद रिसीवर। तो देखिए वाटर पार्टिकल वगैरह सब हट चुका है, मेनली रिसीवर करेगा क्या, तो रिसीवर करेगा स्टोरेज एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया को स्टोर करने के काम में आएगा, रिसीव करने के काम में आएगा रिसीवर। तो इसके बाद फिर चलते हैं हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन एब्जॉर्बर एंड कंडेंसर, ये हमने पहले ही बात की। कंप्रेसर इन तीन चीज़ों से रिप्लेस हो जाएगा। पंप कहीं दिया रहता है, कहीं नहीं भी दिया रहता है, लेकिन पंप तो मेन है, वो रहेगा। और उसके बाद सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करेगा VARS साइकिल में। हमने पहले ही बताया जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं है, सोलर एनर्जी है, तो उसके लिए VARS साइकिल यूज़ करेंगे। और COP VARS साइकिल का जनरली 0.3 से 0.5 होता है। VARS साइकिल लो ग्रेड एनर्जी पर वर्क करेगा। NH3 H2O में NH3 हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पर, और H2 एब्जॉर्बर। और LIBR H2O में हम लोग LIBR यूज़ करते हैं एब्जॉर्बर, और H2O यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट। फिर यहाँ पर COP पूछता है, तो देखिए COP में ध्यान रखिए कि जनरेटर है, सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर रहेगा। फिर यहाँ पर होता है इन्वायरमेंट या कि T आउटपुट आउटर एटमॉस्फेयर बोल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा T इवोपरेटर। तो ये तीन टेम्परेचर है मेनली, इन दोनों की इफिशियंसी निकाल लीजिए और इन दोनों का COP निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो COP ऑफ VARS साइकिल आ जाएगा। और वैसे भी इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे ईगो अपॉन GOE, ईगो अपॉन GOE, तो ठीक है ना। इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, मतलब इवोपरेटर इंटू TG माइनस TO, मतलब जनरेटर माइनस एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से जनरेटर को बाहर रख दीजिए, एटमॉस्फेयर माइनस इवोपरेटर, तो ये हो जाएगा COP। ध्यान रखने के लिए ईगो अपॉन GOE। फिर इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर, तो देखिए इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर में कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, NH3 H2O और H2, ये तीन उसमें से रहते हैं। इन्हीं में NH3 हम लोग रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, H2O है एब्जॉर्बर है, और H2 क्या करता है, H2 है रिड्यूस द पार्शियल प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर एयर वेपर साइकिल देख लेते हैं, बेल कोलमन साइकिल जिसको बोलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल एक चीज़ में चेंज है, एक्सपेंशन वाल्व जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे कांस्टेंट एंथैल्पी वाली, उसके जगह पर हम यूज़ करेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर, जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेगा। इसका इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, तो इफिशियंसी के लिए फार्मूला है 1 अपॉन RP टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हो जाएगा COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसको कि बेल कोलमन साइकिल भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जैसे ये है केबिन आपका, जहाँ पर आप बैठे हैं, हवाई जहाज में आप उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप बैठे हैं मतलब इस प्रेशर में, और इसी प्रेशर को हमको मेंटेन करना रहता है। तो क्या करेंगे कि जो हीट रहेगा वो हीट कंप्रेस होगा कंप्रेसर में। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा, और उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन मतलब ये कंडेंसर के तौर पर काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंडर लगा रहेगा, एक्सपेंडर में फिर टेम्परेचर प्रेशर दोनों कम होगा, और एक्सपेंडर के बाद यहाँ पर केबिन प्रेशर में एग्जिट कर देगा। तो केबिन प्रेशर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, केबिन प्रेशर में एग्जिट करते हैं, एक्सपेंडर एग्जिट करेगा एयर को केबिन प्रेशर में, जिसका कि टेम्परेचर कम रहेगा, और यहाँ से हीट लेगा, जो आदमी बैठे रहेंगे उनकी हीट लेगा, और फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। अब यहाँ पर जो मैंने पहले बात की थी कि यहाँ पर हम थ्रोटलिंग वाल्व को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए थ्रोटलिंग वाल्व कांस्टेंट एंथैल्पी पे वर्क करता है, और एयर को आप यूज़ करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, और हमको टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर प्रेशर कम करना है, इस वजह से हम वहाँ पर ये यूज़ नहीं करते, यहाँ पर ये यूज़ नहीं करते। दूसरा रीजन ये भी है कि वर्क डन हमको ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं, देखिए अगर जैसे ये तो आइडियल केस में था, अभी एक्चुअल केस में बोल देता, तो एक्चुअल केस के लिए ये आप फार्मूला ये ध्यान रखिए, उतना कहीं पूछता नहीं है। बाकी रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट अपॉन जो COP हमने निकाला है, तो COP इसी तरीके से निकाला है कि रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट जो अपना यहाँ पर इफेक्ट मिल रहा था, तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट
अपॉन ये वर्क डन हमको देना पड़ा, यहाँ से वर्क डन मिला तो W इनपुट माइनस W आउटपुट, ये आप माइनस कर देंगे तो COP आ जाएगा। इस तरीके से COP यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो ये ठीक है, अब देख लीजिए एक बार। हीट रिजेक्शन रेशियो, तो हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर अपॉन रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट, हमने पहले ही बात की है। अगर आपको COP निकालना है तो हीट इंजन अगर दिया हुआ है, तो हीट इंजन अगर आपको दिया हुआ है तो इन्वर्स कर देंगे तो COP आ जाएगा हीट पंप का, और -1 कर देंगे तो आ जाएगा रेफ्रिजरेटर का। फिर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट में देख लीजिए, इतना नहीं पूछता है नहीं ये सब। कंप्रेसर शुड बी डिजाइंड फॉर पीक आवर कंडीशंस, पर्जिंग रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द कंडेंसर। एयर कूल्ड है तो 3 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, वाटर कूल्ड है जिसमें कि डबल ट्यूब है तो 35 किलोवाट उसका रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट रहेगा। सॉरी, रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट नहीं, इतना कंडेंसर इतना हीट रिजेक्ट करेगा। अगर सेल एंड कॉइल है तो 50 टन रेफ्रिजरेशन, और सेल एंड ट्यूब है तो इतना, इस तरीके से। और एक्सपेंशन डिवाइस ये उसके बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हाईली रिवर्सिबल रहता है। फिर चलते हैं एयर कंडीशनिंग में। तो देखिए एयर कंडीशनिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं वो ध्यान रखिए। जैसे कि आप अगर TS डायग्राम बनाते हैं तो इसका TS डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है, ठीक ना। और हमारा जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर मिला हुआ है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। तो कैसे 3 होगा? P + F = C + 2 होता है, ठीक ना। अब उसमें P मीन्स फेज, C मीन्स कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स उसमें हैं? जैसे कि एक तो वाटर है और एक एयर है, तो 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2। यहाँ पर फेज देखिए, यहाँ जो वाटर रहता है, वाटर के मॉलिक्यूल कंप्लीटली वेपराइज हो जाते हैं और सुपर हीटेड स्टेट में रहते हैं, तो इस वजह से एक ही फेज रहता है। -1 कर देंगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर 3 रहेगा, और जितने भी पॉइंट हैं, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, यूटेक्टिक पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट पर, ट्रिपल पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। तो ये भी ध्यान रखिए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सेचुरेटेड लाइन है, जैसे कि ये सेचुरेटेड लाइन है और ये सेचुरेटेड लाइन है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1। और डिग्री ऑफ फ्रीडम सुपर हीटेड स्टेट में कितना रहता है? वाटर का, तो वाटर का सुपर हीटेड स्टेट कितना रहेगा? 2। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं अपना साइकोमेट्री में। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इस कंडीशन में रहते हैं, इस पॉइंट पे, इस स्टेट में हम लोग हैं। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर के साथ घुले हुए हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा, ये टेम्परेचर सपोज करिए 21 डिग्री सेल्सियस है। ये कुछ प्रेशर लाइन होगी P1 डिग्री, मतलब ये नॉर्मल स्टेट में है। आप किसी कमरे में हैं तो सपोज करिए 21 डिग्री सेल्सियस है, कुछ P1 प्रेशर पे होगा, तो ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक। इसी सेम प्रेशर में आप जाते जाएंगे, कम टेम्परेचर करते जाएंगे, तो यहाँ पर फिर वाटर के जो मॉलिक्यूल थे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये पॉइंट कहलाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक। ये पॉइंट हुआ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इसी दोनों टेम्परेचर के बीच में, 21 और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बीच में ही रहता है वेट बल्ब टेम्परेचर। इतनी चीजें ध्यान हो गई। फिर उसके बाद पूछता, कभी कभी बोलता है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें दिया रहेगा कि 21 डिग्री सेल्सियस में सेचुरेटेड प्रेशर कितना है। तो देखिए सेचुरेटेड प्रेशर क्या होगा कि ये TS डायग्राम है हमारा, और 21 पे ही प्रेशर हमको पता करना है। तो देखिए 21 पे सेचुरेटेड प्रेशर, तो यहाँ पर सेचुरेटेड स्टेट रहेगा, और यहाँ का जो प्रेशर है P2, तो ये है 21 डिग्री सेल्सियस में सेचुरेटेड प्रेशर, ठीक। और 2 चीजें हो गई। उसके बाद टोटल इंथैल्पी, अब 21 डिग्री सेल्सियस में टोटल इंथैल्पी पूछेगा, तो देखिए इंथैल्पी, यहाँ की जो टोटल इंथैल्पी है ये प्लस ये, इन दोनों इंथैल्पी को ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट पे हमको इंथैल्पी मिल जाएगी। और इतनी चीजें हो गई, इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए। फिर साइकोमेट्रिक चार्ट इज ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो ठीक है। फिर ओमेगा = होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.622 PV/P - PV। P है वेपर प्रेशर। अब जैसे 21 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर रहेगा वही है वेपर प्रेशर।
ठीक ना, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस पर जो आपको प्रेशर देगा वही है वेपर प्रेशर। या कि ऐसे भी बोल सकता है कि 21 डिग्री सेल्सियस में ड्यू पॉइंट कितना रहेगा, इस पर सपोज करें ड्यू पॉइंट कितना आएगा, सपोज करें इसका मतलब 15 है, ठीक ना। तो 15 पर जो प्रेशर रहेगा वो भी यही कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो ये भी आपका पीवी ही है। तो इस तरीके से 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ लीजिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने का मतलब कि कितना वो मॉइस्चर कंटेंट कर सकता है। जैसे अभी आप यहाँ पर हैं, ठीक ना, 21 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो इस प्रेशर पे आपकी जो एयर है वो वाटर मॉलिक्यूल कुछ लिए हुए है ना, कितना मैक्सिमम ले सकती है, ये चीज बताता है पीवीएस, मतलब सेचुरेटेड प्रेशर में। सेचुरेटेड प्रेशर मतलब यहाँ ये जो प्रेशर रहेगा, इस प्रेशर पे इस टेम्परेचर का मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वाटर कंटेंट वो ले सकता है। और जितना अभी लिया हुआ है वेपर वाटर का जितना कंटेंट घुला हुआ है एयर में, वो प्रेजेंट केस का पीवी बताएगा, और सेचुरेटेड केस में मैक्सिमम हो सकता है, तो कितना लिया है अपॉन कितना ले सकता है, ये चीज का रेशियो बताएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सपोज कर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% का मतलब है कि इससे ज़्यादा वाटर कंटेंट अब एयर में नहीं घुल सकते। आप चाहे पानी रख दीजिए, चाहे उसमें पानी की बौछार कर दीजिए, लेकिन एयर उससे ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर को बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। सेचुरेटेड एयर रहेगा तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, देखिए सेचुरेटेड स्टेट क्या है, मतलब उससे ज़्यादा वाटर कंटेंट उसमें नहीं आ सकता। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सब एक ही रहेगा। मतलब आप अभी किस स्टेज में है, कहने का मतलब अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा कंटेंट ले ही नहीं सकता वो। तो ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट सब सेम है। ये कब रहेगा, सेचुरेटेड एयर में। तो जाहिर सी बात है ये सेचुरेटेड लाइन है ये वाली, तो सेचुरेटेड एयर में आप इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रहता है इस केस में, पीवी इक्वल्स टू पीवीएस हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यही लाइन पीवी इक्वल्स टू पीवीएस है। जैसे अभी तक तो हम यहाँ चले जा रहे थे ना, तो यहाँ नहीं आना, यहीं पर पीवी इक्वल्स टू पीवीएस है। उसके बाद स्लिंग साइक्रोमीटर यूज टू मेजर द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन है ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, मतलब सेचुरेटेड स्टेट में कितना उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, तो इन दोनों का रेशियो है। और इसको आप सीधा निकाल सकते हो, वही फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। ध्यान ही रखिए कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एस है, तो साई पी माइनस पी वी एस अपॉन पी माइनस पी वी होता है। उसके बाद इंथैल्पी, तो इंथैल्पी के लिए हमने पहले ही बताया कि जिस टेम्परेचर पे हैं आप, तो 1.005 इंटू टेम्परेचर वो इंथैल्पी, प्लस जो वाटर कंटेंट रहेगा उसकी भी इंथैल्पी रहेगी, तो ओमेगा इंटू 2500 प्लस 1.88 इंटू टी। देखिए अगर इसको और डिटेल में आपको समझना है तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। जैसे कि एयर है आपके पास, ठीक ना, एयर प्लस वाटर मॉलिक्यूल दोनों मिल करके आपके पास है मॉइस्ट एयर में, है ना, दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों की इंथैल्पी हमको जोड़नी है। तो मास ऑफ एयर सीपी ऑफ एयर इंटू टी डेल्टा टी, है ना, फिर प्लस 2500 ये जो वेपराइजेशन वाला स्टेट है, ये इंटू मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वेपर इंटू सीपी ऑफ वेपर इंटू डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो यही चीज़ें आती हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही रखना है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही रखना है। इसको केल्विन वगैरह में चेंज हमको नहीं करना है, तो इसको केल्विन में चेंज नहीं करिएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला है निकालने का, पीवी आता नहीं है कहीं। उसके बाद ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो नोटेशन है, नोटेशन तो पता ही होगा। देखिए अब हमको यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग इधर साइड है ना, टेम्परेचर इंक्रीजिंग इधर साइड है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पर दिया हुआ है, ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है। और यही लाइन हमको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बताएगी, मतलब यहाँ पर जो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर रहेगा तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताएगा यहाँ का, ये चीज़। फिर कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ऐसे जाती है। अब जाहिर सी बात है टेम्परेचर अगर इधर साइड इंक्रीज कर रहा है तो इंथैल्पी भी इधर साइड इंक्रीज करेगी, है ना, तो एच इंक्रीज करेगा। वेट बल्ब टेम्परेचर इंथैल्पी लाइन से कोइंसाइड करेगा,
तो यही वेट वॉल्यूम टेम्परेचर भी बताएगा और ये भी इंक्रीज करेगा जैसे आप इधर साइड जाओगे। तो इतनी चीज़ें हो गई, टेम्परेचर इधर साइड रहता है। और फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये 100% है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता चला जाएगा इधर साइड। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इधर साइड डिक्रीज होगा। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ इस तरीके से रहता है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम और ये भी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड, इधर साइड आप मूव कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। फिर एडियाबैटिक सेचुरेशन लाइन, तो एडियाबैटिक सेचुरेशन लाइन कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन होता है, वो भी इधर साइड ही रहेगा, तो एडियाबैटिक सेचुरेशन लाइन। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आप विंटर एसी सबसे पहले देख लीजिए। सेंसिबल हीटिंग, तो सेंसिबल हीटिंग में क्या रहेगा, ऐसा कुछ था, यहाँ पर आप हीट बस कर रहे हो। सेंसिबल हीटिंग मतलब टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, हीट होना चाहिए, तो इस तरीके से होगा। सेंसिबल हीटिंग के केस में ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगा। और सेंसिबल कूलिंग होगा तो इस तरीके से होगा। ह्यूमिडिफिकेशन होगा, मतलब वाटर के कंटेंट बढ़ रहे हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन अपर लाइन रहेगी। ह्यूमिडिफिकेशन में डिह्यूमिडिफिकेशन होगा तो मतलब नीचे जाएगी लाइन। डिह्यूमिडिफाई हो रहा है मतलब वाटर कंटेंट कम हो रहा है, नीचे जाएगी वर्टिकली। फिर उसके बाद समर एसी, समर एसी का क्या मतलब है, और विंटर एसी, डेजर्ट कूलर। तो देखिए डेजर्ट कूलर देख लेते हैं सबसे पहले, जो आप गर्मियों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या करता है डेजर्ट कूलर, ठंडा करता है। सबसे पहले तो ठंडा करेगा मतलब टेम्परेचर कम होगा, और आप पीछे पानी डालते हैं तो वाटर एयर के साथ वाटर के कंटेंट घुल के आने लगते हैं, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी ओमेगा बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से इधर साइड लाइन हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ। तो कूल भी कर रहा है, कूल भी कर रहा है और वेपर कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है और कूल भी कर रहा है, तो ये लाइन हो जाएगा। फिर समर एसी, समर एसी में देखिए कि गर्मी में हमने एसी लगाया तो जाहिर सी बात है कि ठंडा करेगा, और जो अंदर की जो ह्यूमिडिटी है, मतलब जो ह्यूमिडिटी है उसको लेकर के और डिह्यूमिडिफाई करेगा। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो एसी लगी रहती हैं गर्मियों में उनमें पीछे से पानी टपकता रहता है, वो यही रीजन है। क्योंकि वो लेकर के, और भी बहुत सारे रीजन है उसमें, जो डिवाइसेस लगे रहते हैं, चौक भी होता है कुछ, तो उसकी वजह से भी होता है। लेकिन ये भी रीजन है कि आपके जो कमरे का ह्यूमिड है, पानी है, उसको लेकर के डिह्यूमिडिफाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा, डिह्यूमिडिफिकेशन हुआ और इधर टेम्परेचर भी कम हो रहा है। इसी तरीके से विंटर एसी, ठंडी में हमने एसी लगाया तो जाहिर सी बात है कि हमको गर्मी चाहिए। ठंडी में हमने एसी अगर लगाया है तो गर्मी चाहिए, तो गर्मी भी होगा। और साथ ही साथ में गर्मी अगर हो रहा है तो अंदर का जो ह्यूमिडिटी है, मतलब वेपर कंटेंट है, वो मेंटेन रहना चाहिए, वाटर कंटेंट मेंटेन रहना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिफाई भी होता है। इस वजह से हॉट वाटर स्प्रे भी यूज़ करते हैं, तो वो सेम दोनों एक ही चीज़ है। फिर अब एक चीज़ और रहता है केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। तो केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन में होता है हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, जिनमें कि हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं यहाँ। सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर होता है सेंसिबल हीट अपॉन टोटल। लेटेंट हीट फैक्टर हो जाएगा लेटेंट हीट अपॉन टोटल। बाईपास फैक्टर क्या होता है, बाईपास फैक्टर देखिए आपका यहाँ पर कुछ कॉइल का टेम्परेचर था, सपोज करिए मान लीजिए 20 डिग्री था, यहाँ पर आप आ रहे हैं 45 डिग्री से, ये आपको ठंडा करके दे रहा है सपोज करिए 25 डिग्री तक। तो बाईपास फैक्टर का मतलब है कि कितना एयर बाहर से पास हो गई, मतलब उसको आप ठंडा नहीं कर पाए। तो कितना हम ठंडा नहीं कर पाए, जैसे 20 से 25 तक तो हुआ ही, मतलब 5 रह गया है ना, तो 25 माइनस 20 हो जाएगा। और हम कितना कर सकते थे, मतलब कितना डिफरेंस हम कर सकते थे, तो 45 माइनस 20 हम डिफरेंस कर सकते थे। तो इस तरीके से बाईपास फैक्टर आएगा, और 1 माइनस बाईपास फैक्टर कर देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग द इफेक्टिव टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। तो क्लाइमेट एंड सीजनल टेम्परेचर डिफरेंस, एज एंड जेंडर, काइंड ऑफ एक्टिविटी, डेंसिटी। कंफर्ट, तो कंफर्ट के लिए ध्यान रखिए कि ह्यूमन कंफर्ट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और ह्यूमिडिटी 50 to 60% रहता है। उसके बाद कूलिंग लोड है, तो कूलिंग लोड से 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिए
कि सपोज करिए दो स्ट्रीम है, इसका मास कुछ दिया था, टेम्परेचर था, इंथैल्पी था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी था। तो इस तरीके से दूसरा कुछ ये है, दो स्ट्रीम है, दोनों मिक्स होकर के तीसरी स्ट्रीम बन रही है। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे तो इससे आ जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात जो सबसे जरूरी है कि ओमेगा आई एच आई कभी मत करिएगा, मतलब ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और इंथैल्पी का समेसन दोनों को ऐड करके इक्वल टू थर्ड नहीं करना है कभी। बाकी मास के साथ इंथैल्पी, मास के साथ ह्यूमिडिटी, ये आप करते रहिए, दोनों तीनों इक्वेशन लगाइए और वैल्यू जो आंसर्स आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। फिर ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, 100% फ्रेश एयर ये चीज़ है। ड्यूरिंग कंप्रेशन W is constant, specific humidity constant when there is a no flow of mass. फिर minimum possible temperature then can be obtained in a cooling tower is wet bulb temperature of inlet air. तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि wet bulb temperature of inlet air से ज़्यादा हम कूल नहीं कर सकते। फिर चलते हैं जो मैंने नोट्स बनाया था, तो क्योंकि बहुत लोग बोलते रहते हैं कि नवीन सर का नोट्स है, तो मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं, चूँकि ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं है इस वजह से मैं उतना नहीं करता। यहाँ पर डिग्री फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर 3 पहले ही मैंने लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कैसे इंथैल्पी आता है, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है ये ऊपर वाले डायग्राम से मिला करके, तो ये भी आप देख सकते हो। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने इंथैल्पी निकाला है तो वो होता है किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इस तरीके से इंथैल्पी निकलती है। अगर आपको केवल वेपर का पूछ रहा है तो केवल इतना टर्म आप यूज़ करिए, केवल एयर का पूछ रहा है तो ये तो केवल एयर का है MCPDT, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। रेफ्रिजरेंट में क्या क्या चाहिए तो उसके लिए है, डिटेल में थोड़ा लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये थोड़ा डिफिनेशन से इस तरीके से ध्यान रखिए, समझने में आसानी होगी। COP is low but used in aircraft gas refrigeration because of low weight per ton of refrigeration, क्योंकि हमको जो वेट है, हम एरोप्लेन में लेकर के उड़ रहे हैं तो बहुत भारी हम नहीं लगा सकते, वेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इस वजह से लो वेट रहने के कारण हम यूज़ करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एरोप्लेन्स वगैरह में। फिर ध्यान रखिए जो हमने पहले बताया था कि हीट एक्सचेंजर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो COP में ये वाला टर्म H3 तक नहीं जाना है, H2 - H1 ही रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये, आप अगर 3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो गेट वगैरह में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, सिंपल ही है बट कॉन्सेप्चुअल है। एक न्यूमेरिकल ये था और ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं, आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं 0.51 5.18 ग्राम, तो ये आप देख सकते हो। बाकी एक न्यूमेरिकल इसको भी देख लीजिए। और इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर में हमने पहले ही बताया था कि अमोनिया इज अब्सॉर्ब्ड इन वाटर, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अमोनिया इवोपरेट्स इन H2, ये पूछता है, तो अमोनिया इवोपरेट्स इन H2 एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, इंपॉर्टेंट है, इवोपरेट्स इन H2 एंड एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, और एग्जिट होता है केबिन प्रेशर में। बाकी सारी चीज़ें हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, आप इससे कर सकते हो, सिंपल ही है। तो अब देख लेते हैं जो कुछ बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस उनको, तो ऐसा कुछ नया है नहीं, हमने लगभग सारी ही चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।